स्टूडेंट आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, ऐसा ही आएगा आप सभी का 2024 बोर्ड एग्जाम में विज्ञान का पेपर। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो साइंस का, तो आप सभी का इस बार विज्ञान में क्लास 10th में आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, आप सभी का साइंस में बिल्कुल 95% आएगा और आप लोग विज्ञान में इस बार बिल्कुल टॉप करोगे अगर आप लोग मात्र इस विज्ञान के पेपर को तैयार कर लेते हो तब। ठीक है, सेम इसी टाइप का पेपर, यही पेपर, जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है बिल्कुल सभी क्वेश्चन यही आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो साइंस का पेपर है, हम आपको इसका पूरा का पूरा उत्तर बिल्कुल लिखित रूप से और काफी अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे। आप सभी के साइंस के पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, समीकरण आते हैं, रासायनिक, तो किस तरीके से आप सभी को करना है सब कुछ हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पे हम आपको साइंस का पेपर बता रहे हैं और भी जो 2024 बोर्ड के क्लास 10th के पेपर है उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो देख सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है। ठीक है, और ये देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम में आप सभी का पेपर होगा तो ये 824, ठीक है, यानी यहाँ पे 800 इसका पेपर कोड होता है, बाकी ये 2024 बोर्ड एग्जाम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 824 और डीजेड ये जो संकेतांक का पेपर रहेगा यही बिल्कुल सेम आप सभी के 2024 फरवरी में यही बिल्कुल सेम पेपर आएगा। ठीक है, और ये जो संकेतांक का पेपर होता है ये जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, पूर्णांक ये 70 करेगा, इसमें आपको नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए, इसे भी पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वह कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, बाकी इसमें 2 खंड है, खंड अ खंड ब है। ठीक है, और देखिए जो आपका साइंस होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, जिसको उपखंडों के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है, उपखंड क ख ग। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें खंड अ जो है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसका आंसर आप सभी को OMR आंसर शीट में देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी को OMR शीट पे जो आप लोग आंसर अंकित कर दोगे एक बार, यानी इसमें आंसर आप लोग चूज कर दोगे तो उसको काटना वगैरह नहीं है आपको। ठीक है, नहीं इरेजर का यूज करना है, नहीं आपको व्हाइटनर का यूज करना है, यानी आपको बहुत ही सोच समझ के बारीकी से तभी आपको उस गोले को भरना है। ठीक है, OMR में। बाकी यहाँ पे क्या आपको प्रत्येक प्रश्न को करना बिल्कुल अनिवार्य है। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ शुरू होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ये उपखंड क का यानी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है किस टाइप का होता है, कैसा प्रतिबिंब जो है, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आभासी उल्टा और छोटा। ठीक है, दूसरा आभासी सीधा और बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आभासी सीधा व छोटा, और डी ऑप्शन है आभासी उल्टा और बड़ा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आभासी सीधा और छोटा, यानी कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, या नेत्र लेंस पे बनता है। तो ये रेटिना से क्या होता है, पीछे बनता है, तो इसलिए यहाँ पे ठीक है रेटिना से पीछे बनता है, इसलिए जो व्यक्ति है उसको वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसके लिए वो यानी कि यहाँ पे आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए उसको अवतल लेंस का यूज करना होगा। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको उत्तल लेंस का यूज करना होगा। ठीक है, इस तरह से नादू वाला आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनेगा। ठीक है, और जब वहां पे हम क्या कर देंगे, उत्तल लेंस को सेट कर देंगे इस तरीके से, उत्तल लेंस से, तब ठीक है जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से जो प्रतिबिंब बनेगा आंख पे, ठीक है, वो क्या होगा, वो रेटिना पर ही बनेगा। यहाँ पे रेटिना है तो वो रेटिना पर ही बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रेटिना से पीछे। ठीक है,
जब यहाँ पे उत्तल लेंस को हमने नहीं लगाया तब रेटिना से पीछे बन रहा है, जब उत्तल लेंस को लगा देंगे तब ये रेटिना पर ही बनने लगेगा, क्योंकि जो उत्तल लेंस है ये प्रकाश को क्या करता है, सिकुड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रकाश को सिकुड़ देता है, तब ये जहां रेटिना से पीछे बन रहा है वो रेटिना पर ही बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ठीक है, यानी रेटिना से पीछे। नेक्स्ट तीसरा, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में हो और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न जो ऊष्मा है उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें उसका अनुपात जो है वो हो जाएगा 1:4। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है। आप सभी लोग बिजली के जो बल्ब पहले होते थे 10 रुपए में आते थे, ठीक है, सूर्या वगैरह का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से वो बल्ब होता था और उसमें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे वाला जो चीजें होती थी ना, ये जो चीजें था ये था जो वो किसका बना होता था। ठीक है, तो वो टंगस्टन धातु का बना होता था, टंगस्टन का बना होता था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। ये जो होता था ना, अब के जो एलईडी बल्ब है उसमें नहीं होता था, जो 10 रुपए वाली पहले बल्ब आती थी, ठीक है, पीले कलर की बढ़ती थी, ज्यादातर वो फ्यूज भी होती थी। ठीक है, तो वो उसमें जो ये इस तरह से जो जलता था पीला कलर का फिलामेंट था वो किसका बना होता था, टंगस्टन का। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। देखिए जहां पर यहाँ पे माइक्रो लगा देगा, ठीक है, किसी का भी मान पूछ देगा, अगर यहाँ पे माइक्रो लगा देगा तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। ठीक है, तो ओम पूछा है तो यहाँ पे 10⁻�6 ओम। नेक्स्ट है यहाँ पे किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का क्या मात्रक, यानी किलोवाट घंटा जो किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत शक्ति का तो मात्रक सिर्फ वाट होता है और यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है और यहाँ पे विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पे ये किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी इसमें है समझिए पेपर में क्वेश्चन सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के यानी कि तीव्रता का मात्रक पूछा है। ठीक है, तो इसके तीव्रता का मात्रक तो टेस्ला होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, यानी उपखंड ख यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, उपखंड ख का मतलब कि यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, कौन सा जो है यहाँ पे पूछा है तत्व जो हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, तो वो है जस्ता यानी जिंक। ठीक है, जस्ता जो क्या करता है, ये तनु अम्ल के साथ संयोग करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे Zn हो गया और प्लस HCl हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जब रिएक्शन करता है तो ये ZnCl2 निकाल देता है, यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, और प्लस यहाँ पे H2 गैस निकलेगा, यानी या इस तरह से H2, इस तरीके से ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, या इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जस्ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, द्वितीय समूह का। ठीक है, तो वो Mg है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो संतृप्त, देखिए संतृप्त अगर आ गया तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होता है वो डबल बांड या ट्रिपल बांड नहीं होते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बांड यानी एकल बांड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है, यहाँ पे ठीक है डबल सी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बांड नहीं पाए जाते। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 11 अधातु है। ठीक है, इसमें क्या अधातु है, यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम है या सोडियम है। तो अधातु पूछा है, तो यहाँ पे अधातु जो है वो इस तरीके से ये जो यफ है ये हैलोजन वर्ग की है तत्व। ठीक है, इसलिए ये अधातु है। 12 क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, तो कौन सी धातु निकालती है, तो वो पोटेशियम निकालती है। ठीक है, के तो पोटेशियम निकालती है। नेक्स्ट है, यहाँ से आ गया उपखंड ग, इसका मतलब यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हो गया। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, मुकुलन यानी बॉन्डिंग पाया जाता है। ठीक है, मुकुलन जो है वो किस में पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रा होता है तो उसमें ये मुकुलन पाए जाते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें से कौन सा जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। ठीक है, यानी जो मादा में नहीं पाया जाता है। तो देखिए अंडाशय मादा में पाए जाते हैं, गर्भाशय पाए जाते हैं और डिंब वाहिनी नलिकाएं भी पाई जाती है, लेकिन ये शुक्रवाहिका जो है ये नर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मादा में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए देखिए यानी स्वपोषी का मतलब जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये सूर्य के प्रकाश में और इनकी पत्तियां क्लोरोफिल यानी प्रहीम के कारण वो हरे दिखाई देती, उसके कारण, और हम सभी लोगों से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती, धरती से जल लेता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश लेता है, सभी चीजों को लेकर तभी जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट 17 मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिक जो है वो उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन डी राइट है। पीत रस का श्रवण होता है। ठीक है, यानी पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, किसमें से होता है, तो वो यकृत से होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 से परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। ठीक है, परिवार नियोजन की यानी स्थायी और अस्थायी दो विधियां होती है। तो देखिए गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है, निरोध का प्रयोग, और यहाँ पे वेसेक्टोमी या गर्भ समापन यानी गर्भपात। ठीक है, तो यहाँ पे वो वेसेक्टोमी, ठीक है, वेसेक्टोमी, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं होती है, जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है वो उसकी कितनी जोड़ी होती है, तो 31 जोड़ी होती है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। अब देखिए यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो गया और ये उपखंड क यानी फिजिक्स से सबसे पहले शुरू होता है। खंड ब, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है। ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार आप सभी को लंबाई ज्ञात करना है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी आप सभी को इसमें न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल भी किया जाता है, क्वेश्चन भी, लेकिन इसमें 2-3 न्यूमेरिकल जो बिल्कुल अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक, ऐसी तरीका बताएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल बताएंगे कि जिससे आप लोग अगर नहीं जानते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिर भी आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल जान जाओगे। ठीक है, सबसे पहले जो मान दिया उसको चिन्ह सहित आपको लिख देना है। ठीक है, और देखिए आप लोग वीडियो को जरूर अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको काफी मेहनत से और काफी अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, बताते भी है, हर एक वीडियो आपको काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं, जिससे आपको 100% बिल्कुल समझ में आ जाता होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले जो भी मान दिया है उसको आपको चिन्ह सहित जरूर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान जो है क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 15 सेमी फोकस दूरी यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यहाँ पे मान 15 सेमी दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यफ इक्वल जो मान दिया है उसको आप सभी को रखना है यहाँ पे 15 सेमी। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण है तो यहाँ पे -15 सेमी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 30 सेमी दूरी, यानी कि यहाँ पे u का मान जो है -30 दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे 2 सेमी लंबी, ठीक है, यानी वस्तु की जो लंबाई है वो दे दिया है। वस्तु की लंबाई कितना है, 2 सेमी। और उसके बाद आप सभी को यानी कि प्रतिबिंब की आपको लंबाई, आकार ज्ञात करना है और आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी दूरी आपको ज्ञात करना है। इतना चीजें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए 1/के F बराबर 1/के V प्लस 1/के U, ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है, और देखिए इसी 1/के F वाले जो सूत्र है आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी मान 1/के V का मान हमें ज्ञात करना है प्लस 1/के U का मान जो दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे 30 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, -30, तो इसको आप सभी को लिख देना यहाँ पे -30। और यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/के F का मान 15 दिया हुआ है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/के V बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 1/, ठीक है, यहाँ पे -15 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो 1/, -30 है, ये बराबर के जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस 1/30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 15 से 30 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 15 15 15 दूना 30, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस लगा तो -2, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये 30 से कम 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पे -1/30, यानी यहाँ पे भी बराबर जो आ जाएगा वो -30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी जो है यहाँ से निकल गया -30। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अब निकलेगा, अब तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, अब आपको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आया हुआ है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, वास्तविक, और ये वस्तु की ओर बनेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे भी का मान आ गया, तो यहाँ पे आप लोग आवर्धन के सूत्र से यम बराबर क्या होता है, I/O बराबर यहाँ पे -V/U, ठीक है, ये आवर्धन का सूत्र है। यानी अगर वस्तु की लंबाई पूछेगा या प्रतिबिंब की लंबाई तो आप लोग इसी सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब I का मान जो है ये हमें निकालना है, O का मान दिया हुआ है, O का मान कितना है, 2, ठीक है, तो यहाँ पे O का मान 2 दिया है, और यहाँ पे बराबर माइनस, यहाँ पे V का मान जो है यहाँ पे -30 आया हुआ है, और बटे यहाँ पे U का मान जो है वो यहाँ पे -30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -30 लिख दिए हमने, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे ये जो -30 है ये -30 से इसमें कट जाएगा, और ये एक बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे -1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से जो I बराबर लिखेंगे हम वो -2 सेमी, ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब का मान आएगा, प्रतिबिंब की लंबाई वो -2 सेमी आएगा, ठीक है, और ये जो है ये उल्टा बनेगा। तो इस तरह से आप सभी को, ठीक है, इसकी आकार प्रकृति भी आपको इस तरह से लिख देना है, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला कि वर्ड विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद दूसरा है कि सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर अगर इस क्वेश्चन को भी करोगे तो मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे कलर करके, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे रंगीन बिल्कुल बना करके आप सभी को बता रहे हैं। सबसे पहले आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और ये जो क्रिया होती है ये प्रिज्म में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कांच का प्रिज्म है, इसमें हम आपको अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो वो अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं तो वही वो अव्ययी रंगों में अपने विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। इस पूरी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन का भी हो गया। अब देखिए प्रिज्म क्या है, इस तरीके से प्रिज्म, इस तरह से यहाँ पे ये कांच का प्रिज्म है, ठीक है, इसमें से ये सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत रंग का प्रकाश जा रहा है, प्रकाश पुंज जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माध्यम है ये विरल है, इसके बाद ये सघन माध्यम में जा रहा है तो विलंब की ओर झुक रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये विलंब की ओर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे श्वेत प्रकाश जो है इसी पूरे यहाँ से भी से लेकर के आर तक की क्रिया को ये स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। इसमें पूरे 7 रंग है, कितने रंग है, 7 इसमें रंग है पूरे, इस तरीके से इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का क्रम निम्न अनुसार है, यानी आधार की तरफ से इधर से, ठीक है, यहाँ से वायलेट से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले बैगनी है, और उसके बाद जमुनी है, ठीक है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है, ये लास्ट में यानी यहाँ से बैगनी वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इतना है, आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा पूरा। और आपको अगर ये वर्ण विक्षेपण आएगा तो आपको ये प्रिज्म बनाना है और उससे ये 7 रंग को भी आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 60 वाट, ठीक है, वाट है 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट
220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में सीरीज में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, यानी आई का मान आप सभी को ज्ञात करना है, गणना करना है। और देखिए ये वोल्ट और वाट वाला क्वेश्चन, बल्ब वाला, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। 6 नंबर और 4 नंबर, ठीक है, दोनों में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 वाट का मान और यहाँ पे वोल्ट का मान भी 2 वोल्ट और यहाँ पे भी 1 वोल्ट, 3 वोल्ट का मान दिया है, 2 वाट का मान दिया है, ठीक है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए जो वाट है उसको, यानी कि वाट शक्ति का मात्रक होता है, तो पावर, ठीक है, यानी P1 बराबर जो है वो 60 वाट दिया हुआ है और P2 बराबर जो है P2 बराबर 100 वाट, तो यहाँ पे 100 वाट हो गया। और इसके बराबर देखिए अब V1 V2 का मान कितना दिया है, V1 का मान दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे V2 का मान जो है, V2 का मान भी 220 ही दिया है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा सूत्र V का स्क्वायर बटे के P1, ठीक है, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर V का स्क्वायर बटे के P2, ठीक है। P1 की जगह P1 का मान रखना है, P2 की जगह P2 का मान रखना है, ठीक है, और V का स्क्वायर की जगह जो मान दिया है P1 P2 में वही आपको रखना है, इसके P1 P2 के साथ जो वोल्ट दिया है उसी को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले R1 इक्वल जो मान है V का स्क्वायर यानी कि 220 का आपको स्क्वायर करना है, तो इसका 220 का स्क्वायर बटे P1 का मान जो है वो 60 दिया है, तो 60 आप लोग रख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद R2 के बराबर इसमें भी 220 ही दिया है वोल्ट, तो इसको 220 का स्क्वायर बटे R2 का मान 100 हो जाएगा। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, आप लोग सबसे पहले R का मान ही निकाल सकते हो या R2 का मान, ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको साथ में निकाल सकते हो या पहले R1 या R2 का मान ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे 200, ठीक है, 20 इंटू 220। अब जब हम इसका 220 यानी 22 का 22 में सबसे पहले पहाड़ा पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद जो जीरो है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो ये 484 आ जाएगा। उसके बाद जीरो कितना, 1 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो है तो इसमें 2 जीरो ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। और बटे के यहाँ पे 60, तो इसका 6 से यानी 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बचा, R1 बराबर 484 और 1 जीरो और 6 बचा, ठीक है। अब इसका जब आप लोग भाग दोगे, ठीक है, तो R1 बराबर जो मान आ जाएगा वो 806 ओम आ जाएगा, ठीक है, जब आप लोग इसका भाग दोगे तो जब आप लोग 6 का, ठीक है, 4840 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 806 ओम, ठीक है, R1 का मान निकल गया। और R2 के मान के जगह भी आप सभी को यहाँ पे 220 का आप सभी लोग यानी कि 220 इंटू 220 का करेंगे तो यहाँ पे फिर से इतना ही आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 484, फिर उसके बाद 2 जीरो, ठीक है, और बटे यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी ये R2 का मान है, ठीक है। अब R2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाएगा 484 ओम, ठीक है। दोनों यहाँ पे R2 और R1 का मान यहाँ पे निकल गया, ये R1 का मान है। अब देखिए R2 और R1 का मान निकल गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, दोनों विद्युत बल्ब को इसमें श्रेणी क्रम में इसको 220 वोल्ट के साथ विद्युत मेन से संयोजित करना है, ठीक है। यानी अब इस R1 और R2 को श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में आप सभी को क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हो गया इस तरीके से, अब यहां से इसको हम यहाँ पे हमने 220 वोल्ट से मेंस से इसको जोड़ा है, और तो इसमें प्रवाहित धारा का गणना आपको करना है, प्रवाहित धारा का गणना करना है आई का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई धारा है इसमें कितना प्रवाहित होगा इसका आपको गणना करना है। और ये जो है यहाँ पे प्रतिरोध यानी यहाँ पे R1 को आपको जोड़ना है, यहाँ पे R2 को, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो R1 का मान जो है 806 ओम है और R2 का मान 484 ओम है, ठीक है। तो
इसको अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो इन दोनों प्रतिरोध का आप सभी को तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। तो यहाँ पे R इक्वलेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको दोनों को यानी श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें R इक्वलेट बराबर निकालना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, R1 का मान यहाँ पे 806, तो इसको 806 और प्लस 484 इसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो R इक्वलेट यानी तुल्य प्रतिरोध जो है ये दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो ये 1290 ओम आ जाएगा, ठीक है। 1290 ओम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब आपको धारा का मान निकालना है। धारा बराबर जो सूत्र होता है I बराबर हो जाएगा V बाई R, ठीक है। यानी इस यहाँ पे क्या होता है R बराबर V बाई I होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें I के बराबर निकालना है, तो I यहाँ पे चला जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा 75 में, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R। तो इसी सूत्र पे अब हमें रखकर I का मान निकालना है। तो यहाँ पे I बराबर, ठीक है, V बाई R। अब देखिए जो वोल्ट दिया है वो यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 और बटे जो R का मान आया हुआ है वो R का मान यानी पूरे R का तुल्य प्रतिरोध का मान 1290 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी को 1290 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसके बाद जब इसका आप लोग भाग दोगे यहाँ पे 129 का 22 में, ठीक है, तो पहले कि ये जाएगा नहीं तो यहाँ पे जीरो, ठीक है। इसके बाद दशमलव यहाँ पे 220 हो जाएगा, तो 129 का 220 में एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 0.1705, ठीक है, एम्पियर इतना मान आ जाएगा। तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, एक आता है, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अथवा किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहले चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी चालक का वो गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, ठीक है, उसी को चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बाई I, प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है R का वो वोल्ट बटे एम्पियर होता है, जिसको ओम कहते हैं, जिसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। और आप सभी लोग एक सूत्र जानते हो इस तरीके से कि यहाँ पे R प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो L बटे के A, ठीक है। जहाँ पे ये जो रो है ये चालक का प्रतिरोधकता है यानी चालक की प्रकृति है, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध है इसके चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है यानी प्रतिरोधकता पे, ठीक है, लंबाई पे निर्भर करती है, और ये चालक के क्षेत्रफल यानी मोटाई पर भी निर्भर करती है। तो इस तरीके से ये इन कारकों पर निर्भर करती है, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आप सभी को चित्र के द्वारा समझाना है, ठीक है। इसमें क्या है यानी आप सभी को ये क्वेश्चन जो है ये सवाल जो था इसको कीजिए या अथवा में जो यहाँ पे चालक का प्रतिरोध वाला था इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। ये दोनों में अथवा है। सवाल अगर आपको आता है अच्छे तरीके से तो सवाल को कीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी आपको ये वाला करोगे तो इस पे 1-2 नंबर आपके कट भी सकते हैं, यानी 1 नंबर कट सकते हैं, वो भी नहीं कटेंगे, ठीक है। साइंस में नहीं कटते हैं। इसके बाद चौथा में दिया है किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आपको चित्र के द्वारा समझाना है, ठीक है। आपको चित्र के द्वारा समझाना है। तो इसका आंसर आप सभी को हमारे चैनल का जो विज्ञान का प्लेलिस्ट है क्लास 10 का, उसमें आप लोग इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमारे स्मार्टफोन जो है मोबाइल उसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो भी काफी लंबी बन जाएगी, इसलिए हम इसका उत्तर यहाँ पे नहीं बताएंगे। बाकी अथवा है यानी इसको कीजिए। अथवा है R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, ठीक है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का आपको व्यंजक सभी को इसको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, यानी ये कैसे आएगा इसका व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो इसका भी हम व्यंजक काफी अच्छे तरीके से ज्ञात करके बताए हुए, वहां से आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ये चित्र है इसमें कुछ दिए हुए सवाल, जिसमें है कि सम्मुख चित्र में बिंदु A और C यानी A और C के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप सभी को चित्र में क्या दिया हुआ है, यानी इसमें सबसे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है ये जो 3 प्रतिरोध है ये तीनों पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होगा
वो क्या होता है, हमने आपको बताया 1/k R बराबर 1/k R1 प्लस 1/k R2 प्लस 1/k R3। ठीक है, जो भी मान यानी कि R1 का मान 2 है, R2 का मान 6, R3 का मान 6। तो यहाँ पे आप लोग R इक्वलेट या R बराबर आप लोग इस तरीके से R1 का मान 2 प्लस 1/k 6 प्लस 1/k 6। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रख सकते हो। अब यहाँ पे 1/k R बराबर क्या हो जाएगा, इसका 6 आप लोग एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 प्लस 6 कम 6 प्लस 6 कम 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 1 4 1 5। तो R बराबर यानी 1/R बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 5/6। और R बराबर क्या हो जाएगा तब, R बराबर सिर्फ ये 6 ऊपर चलाएगा 5 नीचे। ठीक है, अब इसका आप सभी लोग जब भाग दोगे तो 1.2 ओम करके ऐसे आएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों प्रतिरोध जो है ये किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दोनों। अब इसको A वो C के बीच का आप लोग को तुल्य प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, इसको हमने जोड़ दिया यहाँ, ये जो है ये तीनों मिलकर के यहाँ पे 1.2 ओम का बन गया। ठीक है, यानी अब ये किस तरह से बन गया, यहाँ पे अब ये इस तरीके से 3। ठीक है, A और ये C हो गया। यहाँ पे पहला जो मान दिया हुआ है इसमें 2 और ये मान जो है दिया हुआ है 3.5 और ये जो आ गया 1.2 ओम आ गया। ठीक है, अब इन तीनों हो गए श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए मान रख दीजिए आप लोग, R बराबर यानी R1 का मान जो है 2 है प्लस यहाँ पे R2 का मान है 3.5 प्लस यहाँ पे R3 का मान है 1.2 ओम। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको आप सभी लोग जब ऐड करोगे, जब आप लोग इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो ये जो मान आ जाएगा यानी R इक्वलेट का मान जो आ जाएगा वो 6.7 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप लोग को इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए उपखंड ख आ गया। ठीक है, उपखंड ख का मतलब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गया। 2-2 नंबर वाले पहले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के आपको 2-2 उपयोग लिखना है। ठीक है, इसकी यूजेज लिखना है। तो पहला है कि धावन सोडा और दूसरा है विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धावन सोडा और ब्लीचिंग पाउडर आप सभी को इसका क्या करना है, 2-2 उपयोग लिखना है। तो देखिए सबसे पहले धावन सोडा का उपयोग क्या होता है, धावन सोडा का उपयोग ये साबुन तथा डिटर्जेंट जो होता है उसको बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका दूसरा उपयोग है कि ये कागज उद्योग तथा पेट्रोलियम शुद्धिकरण में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो है, विरंजक चूर्ण का मतलब इसका उपयोग रंग उड़ाने में भी किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग कॉटन तथा लेनिन को साफ करने के लिए कपड़ा उद्योग में होता है। और दूसरा कि रासायनिक उद्योग में यह ऑक्सीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसका सूत्र होता है, इसका उपयोग, और इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका 2-2 उपयोग को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे आपके एग्जाम। नेक्स्ट है देखिए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, 2 नंबर का है। इसका आंसर हम बता चुके, आप लोग जाकर क्लास 10th का जो साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और भी हम पेपर आपको बताए थे उसमें भी इसका आंसर बताए थे साइंस के, तो आप लोग उस पेपर को भी देख लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, और समीकरण भी आपको देना है। तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH, और सपोज यहाँ पे हम एक अम्ल ले लेते हैं वो है CH3COOH। ठीक है, एस्टिक अम्ल ले लेते हैं। अब इस दोनों की क्रिया को सबसे पहले एस्टर या एस्टिकरण कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वो एस्टिकरण कहलाती है। अब ये जो है ये क्या बन जाएगा, तो यहां से देखिए, यहां से ये इस तरीके से ये पूरे साथ बन जाएंगे और बाकी OH और H। ठीक है, तो यहाँ पे H 2 ठो है तो H2 और O, यानी यहाँ से जल निकल गया पहले H2O, और इसके बाद बाकी जो चीजें बचा है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है CH3। इसको आप पहले भी लिख सकते थे, इसको पहले और इसको यहाँ पे लिखेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, COO और इसके बाद C2H5, इसको एस्टिक यानी ये जो है एस्टिकरण की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्राप्त हो गया।
नेक्स्ट है यहाँ पे एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसका भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा। CH3COOH का रिएक्शन C2H5OH से आप लोग कराओगे तो वो एथिल एसीटेट बनेगा। ठीक है, यानी ये जो है एथिल एसीटेट का सूत्र है। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा है कि आप सभी लोग CH3COOH का PCl5 से कराएंगे तब जाकर के HCl बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3COCl बन जाएगा। तो इस तरीके से यानी दो है रिएक्शन, आप लोग इसको करा लीजिएगा। बहुत ही कम समय है। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट है भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ये हम बताए हुए काफी अच्छे तरीके से आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे भर्जन से या भर्जन अभिक्रिया क्या होता है अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है खाने के सोडे की आपको निर्माण की विधि ज्ञात करना है, लिखना है। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, कई बार इस क्वेश्चन के आंसर को हमने बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है ग क्वेश्चन, पीएच मूल से आप क्या समझते हैं। पीएच मूल यानी कि 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच मूल, ये भी क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम आप सभी को बता ही देते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वो संख्या जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन यानी H+, ठीक है, सांद्रण को यानी कि मोल लीटर इनवर्स 1 में प्रदर्शित करती है, उसी को पीएच कहते हैं। ठीक है, और पीएच का जो सूत्र होता है पीएच इक्वल -log 10H+। ठीक है, इस तरह से होता है। आप लोग इसको अथवा करके भी लिख सकते हो, अथवा करके H+ हो जाएगा बराबर 10 के पावर pH। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे pH मूल 8 वाले विलयन की प्रकृति जो होगी वो क्षारीय होगी। ठीक है, आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके अथवा, यानी इनको कीजिए 7 के, ये तीनों क्वेश्चन को कीजिए या इसको कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला है इसमें आपको इसका टिप्पणी लिखना है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसमें आपको टिप्पणी के साथ साथ रिएक्शन भी करना है। निस्थापन अपक्रिया, साबुन तथा अपमार्जक का आपको निर्मल करना है। ठीक है, इस तरीके से अथवा इसको ही कीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको ही कर लीजिएगा। इसके बाद उपखंड यहाँ पे ग आता है। इसमें क्या है, 8वां क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाना है। ठीक है, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाना है। 3 नंबर का है, 1 नंबर आपको परिवहन से होगा यानी जाइलम के द्वारा होता है, बाकी 3 नंबर आपको क्रियाविधि पर मिलेगा। नेक्स्ट अथवा, इसको कीजिए अथवा। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण से आपको वर्णन करना है। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। कायिक प्रवर्धन का मतलब कि जैसे कोई भी पेड़ है उसके किसी भी टहनियों को काट करके, डंठे को काट करके, ठीक है, उससे नए पौधे को बनाना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। तंत्रिका तंत्र को आपको परिभाषित करना है। एक तंत्रिका कोशिकाओं को आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, 1 नंबर आपको परिभाषा पे और 3 नंबर आपको चित्र बना के उसके बारे में लिखोगे तो मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है जीव विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 3 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का भी वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसलिए ये 6 नंबर के। अथवा है, मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, और पाचन क्रिया का भी आपको वर्णन करना है, विभिन्न पाचन क्रिया के भाग जो है उसका वर्णन करना है। ठीक है, ये 6 नंबर का है। तो इस तरीके से ये आप सभी का रहा 10th। ठीक है, विज्ञान का पेपर, साइंस का पेपर जो कि बिल्कुल वायरल है, आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम बहुत ही करीब है, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में या कहीं भी, कोई भी आप लोग जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए होंगे, आप लोग देखे होंगे कि जितने भी पेपर में क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सभी क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 100% गारंटी पूरे के पूरे यही पेपर आएगा, इसमें से सभी क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप सभी को इन सभी क्वेश्चन का आंसर याद हो रहा है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। बिल्कुल आपका 70 में 70 नंबर साइंस में पक्का है। ठीक है, आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पे सभी क्लास 10 के पेपर है, अगर आप लोग सभी को तैयार कर लेते हो तो आपका इस बार 95% पक्का है और आपका टॉपर बनना भी पक्का है बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग ऐसे ही आपको क्लास 10 के और कौन से मॉडल पेपर की वीडियो बनाया जाए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे,
क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तभी आपको अच्छे वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर, अभी तक आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुई है, आपको वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है और आपको बोर्ड एग्जाम में फेल होने की डर है, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगी, ठीक है। उसमें सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक, क्लास 10 के आल सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक हमने बताया। अगर आप लोग उस ट्रिक को देख लोगे तो 100% आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। जैसे मैथ में अगर कमजोर हो तो मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, सभी ट्रिक है आप लोग जरूर देख लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, अच्छी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।